हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम 20 क्वेश्चन सीरीज का दूसरा लेक्चर ला रहे हैं, जिसमें हम 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं, जीएस के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को। और ये प्रश्न जो हैं वो आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, खास करके बीपीएससी और एसएससी को ध्यान में रखकर इसको डिजाइन किया गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, ताकि वीडियो की जानकारी आप तक तुरंत पहुंचे। तो चलिए बिना किसी देरी की आज के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केरल विधानसभा राज्य का नाम केरल से संशोधित कर केरलम करने का प्रयास कर रही है? तो केरल से केरलम करने का प्रयास केरल की विधानसभा कर रही है। केरलम जो कि मलयालम भाषा का एक शब्द है, इसी कारण से इसमें परिवर्तित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 1, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 2, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 3, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 4। तो देखते हैं क्या है राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 के तहत किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन किया जाता है। विधानसभा में इसे लाया गया है केरल की विधानसभा में, लेकिन इसको केंद्र सरकार ही परिवर्तित कर सकती है। अनुच्छेद 3 की बात करें तो इसमें नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्र और क्षेत्र सीमा या नाम में परिवर्तन किया जाता है संसद के विधि के द्वारा। और अनुच्छेद 1 की बात करें तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत जो कि राज्यों का संघ है, इंडिया दैट इज भारत इज द यूनियन ऑफ स्टेट। तो इसमें हम संघ और राज्य की बात करते हैं अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 2 की बात करें तो इसमें ऐसे निबंध किए गए हैं जिसमें नए राज्यों के प्रवेश और उसकी स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों को कैसे प्रवेश दिया जाए, नए राज्य जो कि भारत से बाहर हैं उसको प्रवेश की बात की गई है। जैसे कल को हम पीओके पर भारत अपना कब्जा करता है, अपना वापस लेता है, तो उसको अगर भारत में प्रवेश करवाएंगे तो ये अनुच्छेद 2 के तहत होगा। केरल विधानसभा में राज्य को केरल से बदलकर केरलम रखने का जो प्रस्ताव दिया गया है, क्योंकि केरलम जो है मलयालम भाषा का शब्द है, मलयालम से मेल खाता है और वहाँ की मूल भाषा जो है केरल की वो मलयाली है। इस कारण से केरल से केरलम करने का प्रयास किया जा रहा है। तो यह किस अनुच्छेद के तहत किया जा सकता है? अनुच्छेद 3 के तहत। तो इसे जैसे अनुच्छेद 3 में जो है वो संसद को नए राज्य बनाने, सीमा बदलने या मौजूदा राज्यों के नाम को बदलने का अधिकार होता है। वर्तमान समय की बात करें तो केरल संविधान की पहली अनुसूची में सूचीबद्ध है, जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के नामों से संबंधित है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा अगला प्रश्न है, भारत अपना पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 किस शहर में आयोजित करने जा रहा है? तो इसमें ऑप्शन दिया है नई दिल्ली, जोधपुर, उड़ीसा, चेन्नई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जोधपुर। तो जोधपुर में बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का आयोजन किया जा रहा है। तरंग शक्ति की बात करें तो यह वायु सेना से संबंधित अभ्यास है, जिसमें वायुयानों की उनकी क्षमताओं को दिखाया जाता है। इसमें विश्व के कई देश शामिल होते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, बिहार के डॉक्टर राजीव रंजन भारती द्वारा मंगल ग्रह पर खोजे गए महत्वपूर्ण क्रेटर का नाम क्या है? तो इसमें ऑप्शन दिया है रोहिणी क्रेटर, बी ग्रेट क्रेटर, सी हिल्सा क्रेटर, डी रोम्बस क्रेटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हिल्सा क्रेटर। तो डॉक्टर राजीव रंजन भारती जो कि बिहार के रहने वाले हैं, उन्हीं के जन्म स्थान हिल्सा के नाम पे इसका नाम हिल्सा क्रेटर रखा गया है, जो कि मंगल ग्रह का महत्वपूर्ण क्रेटर है। इस क्रेटर की बात करें तो यह मंगल ग्रह पर थारिस ज्वालामुखी क्षेत्र में स्थित है, जो लगभग 10 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें पानी के होने का पर्याप्त सबूत मिला है, लेकिन अभी खोजा नहीं गया है पानी, लेकिन फिर भी प्रयास किया जा रहा है।
इस हिल्सा क्रेटर की नाम बात करें तो हिल्सा क्रेटर का नाम बिहार के एक शहर के नाम पे रखा गया है, जो डॉक्टर राजीव रंजन भारती जी का जन्म स्थान है। ये बिहार नालंदा जिले के हिल्सा उपखंड के रेडी गांव के निवासी हैं। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, जापान और भारत के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास GMAX-24 कहाँ शुरू किया गया है, कहाँ शुरू हुआ है? तो इसमें ऑप्शन दिया है। ऑप्शन नंबर ए मुंबई भारत, बी योकोसुका जापान, ऑप्शन सी चेन्नई भारत, ऑप्शन डी टोक्यो जापान। तो इस अभ्यास की बात करें तो यह इंडो पैसिफिक रीजन में पीस और स्टेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए किया जाता है भारत और जापान के बीच। GMAX यानी जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी योकोसुका जापान। योकोसुका जापान में यह आयोजित किया जा रहा है। ये बायलैटरल एक्सरसाइज है इंडिया और जापान के बीच, जो कि इंडो पैसिफिक रीजन में शांति बहाल करने के लिए किया जाता है। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न की बात करें तो हमारा अगला प्रश्न है 2024 पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक EPI में भारत की रैंकिंग क्या है? तो इसमें ऑप्शन दिया है। ऑप्शन नंबर ए 152, ऑप्शन नंबर सी 176, ऑप्शन नंबर बी 176, ऑप्शन नंबर सी 121, ऑप्शन नंबर डी 108। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 176। तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का रैंक 176 है। अब इसकी बात करें, EPI की बात करें तो यह 180 देशों का एक समूह है जिसमें सूचकांक निकाला जाता है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक के रूप में, जिसमें भारत का रैंक 176 है, जो कि बहुत ही चिंता का विषय है। इसमें बात करें तो बायोडाइवर्सिटी, हैबिटेट, फॉरेस्ट, एयर क्वालिटी, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, हैवी मेटल्स, इस सब को ध्यान में रखकर इस रैंकिंग को तैयार किया जाता है। इससे पहले 22 में हुआ था जिसमें भारत का रैंक 180 था, यानी अभी कुछ कम हुआ है 4 रैंक 176। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। तो हमारा अगला प्रश्न है, सेंड्रोकोटस नाम की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने की? सेंड्रोकोटस की बात करें तो सेंड्रोकोटस शब्द का प्रयोग मेगास्थनीज के इंडिका में किया गया है। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन दिया है विलियम जोन्स, VA स्मिथ, RK बनर्जी, DR भंडारकर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम सेंड्रोकोटस को चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में पहचान किया था। तो विलियम जोन्स की बात करें तो इन्होंने 1784 में शायद एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी वॉरेन हेस्टिंग के साथ मिलकर। सेंड्रोकोटस के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की गई थी। और विलियम जोन्स जो हैं वो एक ब्रिटिश भाषाविद, प्राच्यविद, और हमने आपको बताया 1784 में इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की वॉरेन हेस्टिंग के साथ मिलकर स्थापना की थी। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है? तो हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ दिया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो हम आपको ऑप्शन के बाद बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए है लुम्बिनी, ऑप्शन नंबर बी सारनाथ, ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर डी वैशाली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सारनाथ। सारनाथ जो स्थान है वहीं पे भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन यानी अपना पहला उपदेश दिया था, और इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध की बात करें तो उनका जन्म 563 BC में हुआ था कपिलवस्तु, नेपाल में। और इनके लाइफ को विभिन्न तरह से दर्शाया गया, लाइफ के विभिन्न पीरियड को। इनके जन्म को लोटस से दर्शाया गया है, जो जब इन्होंने घर छोड़ा यानी वन प्रस्थान किया, महाप्रस्थान, तो इसको ग्रेट डिपार्चर यानी हॉर्स से डिनोट किया जाता है। और इनकी इनलाइटनमेंट की बात करें, इनको ज्ञान प्राप्ति को बरगद के वृक्ष के रूप में दर्शाया गया है। और जब इन्होंने धर्मचक्र प्रवर्तन यानी चक्र से इन्होंने जब अपना उपदेश फैलाना आरंभ किया तो उसे धर्मचक्र प्रवर्तन
के रूप में दर्शाया गया है और इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण के रूप में दर्शाया गया है। ये कुछ प्रतीक हैं, इसको याद रखिएगा। तो देखते हैं हम अगले प्रश्न को। तो हमारा अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो इसमें ऑप्शन दिया है फाहियान, ह्वेनसांग, आइस्टांग, तारानाथ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ह्वेनसांग। हर्षवर्धन ह्वेनसांग हाँ मिलता भी है, इसीलिए ह्वेनसांग इसका राइट आंसर है। ह्वेनसांग वही है जिन्हें तीर्थ यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है और इन्होंने भारत में नालंदा विश्वविद्यालय में विद्या प्राप्त की थी और बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए ये भारत आए थे। लगभग 15 वर्ष तक ये भारत में रहे थे, 630 से 615 ईस्वी तक ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। इनकी एक पुस्तक थी सीयू की, जिसको पश्चिमी दुनिया का विलेख कहा जाता है। इसमें इन्होंने भारत के बारे में वर्णन किया है, भारत यात्रा के बारे में वर्णन किया है। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जर्नल अबुल कलाम आजाद द्वारा निकाला गया? जनरल यानी पत्रिका, कौन सा पत्रिका? तो इसमें ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए कॉमरेड, ऑप्शन नंबर बी अल हिलाल, ऑप्शन नंबर सी जमींदार और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अल हिलाल। अल हिलाल वो पत्रिका है जिसका संपादन अबुल कलाम आजाद द्वारा किया गया था। इन्होंने 1909 में मार्ले मिंटो सुधार यानी जिसमें पृथक निर्वाचक मंडल की बात की गई थी, हिंदू मुस्लिम में भी जो विभेद पैदा हुआ उसको भरने का प्रयास, उनमें आपसी भाईचारे को बढ़ाने के लिए इन्होंने इसका अल हिलाल नामक पत्रिका का संपादन किया था, जिसमें विभिन्न लेखों के द्वारा क्रांतिकारी भावनाओं को, राष्ट्रीय भावनाओं को बढ़ावा दिया जाता था, जिसके कारण इस अखबार को बाद में बैन भी ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया था 1914 में। और इनकी बात करें अबुल कलाम आजाद की, तो ये 1923 में कांग्रेस का सबसे कम उम्र में बनने वाले अध्यक्ष भी थे। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन को भारत में निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से भेजा गया था? तो इसमें जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसमें पहला है राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करना, दूसरा स्टेटमेंट है सत्ता हस्तांतरण के लिए संवैधानिक व्यवस्था तैयार करना, तीसरा स्टेटमेंट है पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग का विवरण तैयार करना। तो इसमें ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए में केवल 1, ऑप्शन नंबर बी में केवल 2, ऑप्शन नंबर सी में केवल 3, ऑप्शन नंबर डी में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कैबिनेट मिशन की बात करें तो कैबिनेट मिशन जो 1946 में आया था, इसका मुख्य उद्देश्य जो था सत्ता हस्तांतरण के लिए संवैधानिक व्यवस्था तैयार करना, जिससे शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता का हस्तांतरण किया जा सके। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा केवल बी, यानी ऑप्शन नंबर बी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लेमेंट एटली ने फरवरी 1946 में 3 ब्रिटिश कैबिनेट मंत्रियों का एक उच्च स्तरीय मिशन भेजा था, जिसका मुख्य उद्देश्य जो था सत्ता को हस्तांतरित करना। इसमें जो शामिल थे उनमें पैथिक लॉरेंस जो भारत राज्य के सचिव थे, उसके बाद वे स्टैनफोर्ड क्रिप्स थे जो कि व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, और एवी अलेक्जेंडर जो कि एडमिरल्टी के प्रथम लॉर्ड थे। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, किसी राज्य में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो इसमें ऑप्शन दिया है मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा और राष्ट्रपति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विधानसभा। तो किसी भी राज्य में मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं और मंत्रियों को वही विधानसभा से चुना जाता है। इसीलिए खास नहीं, वैसे तो विधान परिषद से भी चुना जाता है, लेकिन वो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और इस बात का वर्णन जो है अनुच्छेद 164 में किया गया है, जिसमें बताया गया है मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। तो हमारा अगला प्रश्न है, पंचायत समिति किस स्तर पर पंचायती राज संरचना संचालित करती है? पंचायत समिति की बात की गई है। तो इसमें ऑप्शन दिया है जिला स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर, निकाय। तो इसमें हम जानते हैं जिला स्तर
जिला स्तर पे जो हैं वो जिला परिषद होते हैं, इस कारण से ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। तो ग्राम पंचायत स्तर पे इस पे तो और नहीं होगा। ब्लॉक स्तर पे हाँ, तो पंचायत समिति जो होते हैं वो ब्लॉक स्तर पे संचालित करते हैं। पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो ये 73वें संविधान संशोधन के अधिनियम 1992 के तहत इसे त्रिस्तरीय पर राज व्यवस्था का प्रावधान के रूप में किया गया। इसे बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पे किया गया था, जो त्रिस्तरीय था, जिसमें गांव, मध्यवर्ती और जिला स्तर पे पंचायतें थीं। इनकी बात करें, पंचायत समिति जो है वो ब्लॉक स्तर पर एक प्रशासनिक प्राधिकरण है। यह ग्राम पंचायत और जिला प्रशासन के बीच कड़ी के रूप में काम करती है। तो चलिए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधान की 11वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है? संविधान की 11वीं अनुसूची का, तो इसमें ऑप्शन दिया है पुस्तकालय। 11वीं अनुसूची की बात करें तो ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, तो इसमें ऑप्शन दिया है ए पुस्तकालय, ऑप्शन नंबर बी ईंधन और चारा, ऑप्शन नंबर सी ग्रामीण खेल, ऑप्शन नंबर डी तकनीकी प्रशिक्षण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ईंधन और चारा। ईंधन और चारा जो है वो 11वीं अनुसूची में का हिस्सा नहीं है। 11वीं अनुसूची जो है वो पंचायती राज से जुड़े हुए विषय हैं, जो 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 243 जी में ये है 11वीं अनुसूची के माध्यम से जिसे जोड़ा गया था। इसमें कुल 29 विषय शामिल हैं, जिसमें कृषि, भूमि सुधार, कार्यवहन और भूमि सुधारों का कार्यान्वयन, भूमि चकबंदी, मृदा संरक्षण, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, वाटर स्रोत प्रबंधन, पशुपालन, डेयरी, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, सामाजिक वानिकी, कृषि वानिकी, लघु वनोपज, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों द्वारा सहित लघु उद्योग, खादी, ग्राम और कुटीर उद्योग, ग्रामीण आवास, पेयजल, ईंधन और चारा तो इसमें शामिल हैं। अगले प्रश्न पे अगला प्रश्न है, भारत में रेल बजट को आम बजट में किस वर्ष मिला दिया गया है? तो इसमें ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए 2015, ऑप्शन नंबर बी 2016, ऑप्शन नंबर सी 2017 और ऑप्शन नंबर डी 2018। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2017। 2017 में ही रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया है। इससे पहले ये दोनों अलग अलग होते थे, इनका बजट अलग अलग होता था। रेल बजट की बात करें तो एक वर्ष समिति की सिफारिश के आधार पर 1924 में रेलवे के वित्त को अलग कर दिया गया था और 1924 के बाद से रेलवे बजट को आम बजट से अलग करके दिया जाता था। लेकिन 2017 में एनडीए सरकार के नेतृत्व वाली सरकार ने रेलवे बजट को आम बजट में मिला दिया, जिससे 1924 में जो प्रथा चल रही थी वो 2017 में आके खत्म हो गई। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में शामिल है। तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जो अनुच्छेद 54 में दिया गया है, तो इसमें ऑप्शन दिया है राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन नंबर बी है लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन नंबर सी है राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन नंबर डी है संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो राष्ट्रपति का चुनाव है, तो राष्ट्रपति जो कि पूरे राष्ट्र के प्रधान होते हैं, राष्ट्र के सर्वसेनाधिपति भी होते हैं वही। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य, याद रखिएगा निर्वाचित, मनोनीत सदस्य नहीं होंगे इसमें, जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं वो नहीं होंगे। तो संसद के दोनों सदन उसका लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य, और उसके बाद राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधान परिषद नहीं, राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो है मिलकर भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव का प्रावधान अनुच्छेद 54 में किया गया है, जिसे सीधे जनता के द्वारा नहीं चुनकर बल्कि निर्वाचक मंडल जो होते हैं उसके द्वारा चुना गया जाता है। इसमें राज्य के विधानसभा के साथ कुछ केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है, जिसमें दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। अगला प्रश्न हमारा है,
निम्नलिखित में से कौन सा 1973 में शुरू किया गया विश्व का सबसे चर्चित वन्यजीव अभियान है? तो इसमें ऑप्शन दिया है। ऑप्शन नंबर ए प्रोजेक्ट टाइगर, ऑप्शन नंबर बी लाइन प्रोजेक्ट, ऑप्शन नंबर सी सुंदरवन प्रोजेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ये 1973 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इसको शुरू किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो 1973 में शुरू किया गया था। यह बहुत ही चर्चित है। हम जानते हैं कि विश्व में सबसे अधिक बाघों की आबादी भारत में है। प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो यह केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है। जो प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किया गया था। 1 अप्रैल 1973 को भारत सरकार ने उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से ये प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA द्वारा चलाया जाता है, जो कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों में संशोधन करके वर्ष 2006 में की गई थी। तो 1972 में जो है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था, उसी के तहत किया गया था। अभी बाघों की संख्या की बात करें तो भारत में अभी कुल 3682 यानी 3682 बाघ हैं 2022 की सेंसस के अनुसार से, जो कि विश्व में सर्वाधिक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत के किन राज्यों की सीमा म्यांमार से मिलती है? तो इसमें ऑप्शन दिया है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। बी ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम। ऑप्शन नंबर सी है मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर डी है पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। म्यांमार की बात करें तो ये भारत के पूर्वी राज्यों से लगता है। पूर्वी यानी नॉर्थ ईस्टर्न, पूर्वी यानी एकदम सुदूर पूर्वी यानी नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों से इसका बॉर्डर लगता है, जिनमें प्रमुख राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, जिसका बॉर्डर म्यांमार के साथ लगता है। इसके बॉर्डर की कुल लंबाई जो है 1643 किलोमीटर का लंबा बॉर्डर है। अभी हम जानते हैं म्यांमार कुछ दिनों से न्यूज में था, जब वहां पे सैन्य तख्तापलट हुआ और अभी वहां पे सैन्य शासन ही लागू है, जिसके कारण कई सारा इन्फिल्ट्रेशन जो है भारत में होता रहता है, इलीगल इमिग्रेशन इधर से उधर, म्यांमार से भारत की तरफ, भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। तो याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार को किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र में शामिल किया गया है, माने किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र में आते हैं? तो इसमें ऑप्शन दिया है। ऑप्शन नंबर ए CWG, ऑप्शन नंबर बी AW, ऑप्शन नंबर सी DFC या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो उत्तर प्रदेश और बिहार को जिस जलवायु क्षेत्र में शामिल किया गया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए CWG है, जिसमें उत्तर प्रदेश और बिहार को शामिल किया गया है। कोपेन की वर्गीकरण की बात करें तो इन्होंने कोपेन जलवायु 5 समूह में बांटा है, जिसमें ए है उष्णकटिबंधीय, बी है शुष्क, सी है शीतोष्ण, डी है महाद्वीपीय या ठंडे बर्फवन और ई है ध्रुवीय। और इसकी बात करें, भारत में बात करें तो इसमें आसाम, उत्तर प्रदेश, उत्तरी बिहार, पूर्वी राजस्थान, मालवा का पठार, पंजाब, हरियाणा जो है लगभग समान है। तो देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न को। इससे पहले हम आपको एक पिक्चर दिखाते हैं, जिसमें देख सकते हैं ये कौन कौन सा क्षेत्र में कौन कौन आता है। तो CWG की बात करें तो CWG में आप देख सकते हैं ये पूरा उत्तर भारत का, लगभग उत्तर भारत का मैदानी भाग आ जाता है, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग हैं, आसाम है, ये नागालैंड सब वाला भी कुछ क्षेत्र हैं, तो आप देख सकते हैं। और फिर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, पूर्वी राजस्थान है, गुजरात के भी शायद कुछ पार्ट्स इसमें शामिल हैं, ये CWG में है। ये अलग अलग क्षेत्रों जैसे उत्तराखंड है ET में आता है, अरुणाचल प्रदेश DFC में आता है। तो इनमें से कुछ फैक्ट्स को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं कई बार। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है वायुमंडल मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? तो इसमें ऑप्शन दिया है लघु तरंग सौर विकिरण, बी ऑप्शन है परावर्तित सौर विकिरण,
सी ऑप्शन है दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण, डी है अवरक्त किरण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण। दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण क्या होता है? जैसे सन का लाइट आता है और ये स्थल से टकरा के पुनः वापस जाता है, तो इस टकरा के वापस आए तरंग को ही दीर्घ तरंग कहते हैं। जो स्थलीय विकिरण यानी स्थल से लौट के वापस जाता है, जो वायुमंडल को मुख्य रूप से काफी गर्म रखता है। ये कुछ इस प्रकार से इमेज में आप देख सकते हैं। ऊपर से जो आता है वो शॉर्ट वेव रेडिएशन होता है और नीचे से जो रिटर्न होके जाता है वो लॉन्ग वेव रेडिएशन होता है। तो इस प्रश्न को याद रखिएगा। हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है, राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, क्यों होती है? तो इसमें ऑप्शन दिया है, यहाँ बहुत गर्मी होती है इस कारण से। ऑप्शन नंबर बी, पानी उपलब्ध नहीं होता है और इसलिए हवाएं शुष्क रहती हैं। ऑप्शन नंबर सी, हवाएं किसी अवरोध से नहीं टकराती जिससे हवा ठंडी हो सके। ऑप्शन नंबर डी, मानसून इस क्षेत्र में नहीं पहुंच पाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हवाएं किसी अवरोध से नहीं टकराती जिससे हवा ठंडी हो सके। अगर हम बात करें तो पूर्वी भागों में कुछ पानी होता भी है, राजस्थान के पूर्वी भागों में, लेकिन पश्चिमी भागों में नहीं के बराबर पानी होता है। उसका कारण अरावली माउंटेन भी है, क्योंकि ये अरावली के वर्षा छाया क्षेत्र में स्थित है राजस्थान। तो राजस्थान, जिसके कारण राजस्थान पे काफी इसका इम्पैक्ट पड़ता है। राजस्थान की जलवायु बहुत भिन्न भिन्न है, कहीं पानी बहुत होता है, कहीं पानी नहीं होता है। रेगिस्तानी इलाकों में अक्सर धूल भरी आंधियों के साथ बहुत गर्मी और सूखा रहता है, जबकि सर्दियों में ये बहुत ठंडा हो जाता है। वो हम जानते ही हैं, पर मरुस्थल जो है वो गर्मी में बहुत गर्म और ठंडा में बहुत ठंडा हो जाता है। तो इस फैक्ट को याद रखिएगा। तो आज हमने 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया जो आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास करके बीपीएससी और एसएससी के लिए। सभी प्रश्नों को याद कीजिए। हम इसी तरह प्रश्नों का समूह लाते रहेंगे। आगे और भी बहुत सारे प्रयास चल रहे हैं जिसमें हम कुछ अलग भी करने वाले हैं। ये तो आता ही रहेगा 20 प्रश्नों का समूह, साथ में कुछ और भी करेंगे। तो आप देखते रहिए। और अगर आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो उसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए जिससे आपको इन्फॉर्मेशन तुरंत अपलोड होते ही मिल जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपने पूरे सेशंस को बहुत ही अच्छे से देखा, उसको याद रखिएगा। इसमें हमने प्रीवियस ईयर्स और आने वाले मॉडल क्वेश्चन को भी रखा है, इसीलिए याद रखना। आपका दिन शुभ हो और आप अच्छे से पढ़ाई करें एग्जाम का। चलिए, तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।